आज के सत्र की हम फॉर्मल शुरुआत करेंगे और मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सोर्स पर्सन और को प्रियदर्शनी दीदी को। जी प्रिया दीदी नमस्ते। जी नमस्ते भैया। नमस्ते भैया आवाज ठीक आ रही है? जी दीदी वॉइस आपकी क्लियर है एकदम बढ़िया। ओवर टू यू। जी बढ़िया जी तो सभी को नमस्ते, धन्यवाद परीक्षित भैया, सभी पार्टिसिपेंट्स का, पैनलिस्ट का, सभी का आज डे 2 के पहले सत्र में स्वागत है। आज के दिन की हम शुरुआत, जो भी कल जितनी चर्चा हुई है हम एक बार उसका क्विक में रिकैप रख लेते हैं, उसको एक बार से रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने देखा कि जिस तरह का भी शिक्षा संस्कार होता है वैसी ही मानव की दृष्टि होती है। तो अगर शिक्षा संस्कार सिर्फ सुविधा को केंद्र करके है कि सिर्फ सुविधा पे ही केंद्रित है तो फिर हमारी दृष्टि भी वैसी बन जाती है। हमारा किसी से बात करना तो वो उसमें केंद्र में सुविधा ही रहती है। पर अगर शिक्षा संस्कार में समझ, संबंध, सुविधा तीनों को केंद्र में रखा जाए तो फिर मानव की दृष्टि भी वैसी ही होती है कि किसी से बात करनी है तो कैसे मैं अपनी समझ को बढ़ाऊं, है ना, कैसे उनसे मैं हेल्प ले पाऊं अपनी समझ बढ़ाने में, कैसे मैं उनका जिनकी समझ कम है उनको समझाने में सहयोग कर पाऊं। तो इस तरह तीनों अगर केंद्र में रहते हैं, समझ, संबंध और सुविधा, तो फिर दृष्टि भी हमारी वैसी ही होती है। वैसी ही फिर हम अपनी भागीदारी को पहचान पाते हैं, है ना, हमारा मूल्य पहचान पाते हैं। और फिर जब हम हुनर भी सीखते हैं, वो मानव जो तीनों को केंद्र में रख के, है ना, जो स्किल भी सीखेगा, हुनर भी सीखेगा, तो वो स्किल को कहाँ यूज करना है ना, मानवीय आचरण पूर्वक जीने के लिए ही वो हुनर सीखेगा, उनका पर्पस उसे ना क्लियर होगा। तो इस तरह फिर मानवीय समाज, मानवीय व्यवस्था ना स्थापित हो पाती है। तो दिखता है कि मानवीय समाज का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो तो मानवीय शिक्षा संस्कार है। और फिर ये मानवीय शिक्षा संस्कार कैसा हो, है ना, मानवीय शिक्षा संस्कार यूनिवर्सल हो, सार्वभौमिक हो, हर एक को सहज स्वीकार्य हो, मुझे भी, आपको भी, हर रिलीजन, हर देश, हर जगह ना वहां सहज स्वीकार्य हो। फिर वो तर्क संगत हो, रैशनल हो, उसको लॉजिक के आधार पर हम वेरीफाई कर पाए, लॉजिक को वो अपील करे। और जब उसको जांचे, जब उसको वेरीफाई करें, जब अपने जीने में ना उसको जांचे, तो हार्मनी हो, व्यवस्था हो। तो ऐसी, है ना, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात हो रही है। तो फिर जो स्किल भी होंगी वो वैल्यू गाइडेड होंगी, जो हुनर होगा वो मूल्य आधारित होगा, और इसी से फिर एक न्यायपूर्ण, न्याय संगत की समाज की स्थापना हो पाएगी। तो इतनी बात हुई। फिर हमने देखा कि मानवीय चेतना में जीना क्या है ना, मानव चेतना क्या है, ए ह्यूमन बीइंग लिविंग विद ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मानवीय चेतना में जीता हुआ मानव कैसा होगा? तो वो समझ, संबंध, सुविधा तीनों को केंद्र में रखेगा। और उसमें प्रायोरिटी भी देखें तो पहले नंबर पे हमने क्या देखा कि पहला नंबर तो समझ का है ना, सही समझ, और फिर संबंध, और फिर सुविधा। क्योंकि जब मैं सही समझ के साथ ना स्वयं में जीती हूँ, मुझ में सही भाव होते हैं, अपने में सही भाव को सुनिश्चित करती हूँ, तो फिर मैं दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ ना जब इंटरैक्ट करती हूँ, खुद में सही भाव के साथ दूसरे मानव के साथ जब मेरा जीना होता है ना, तो मैं भी सुखी होती हूँ, दूसरा मानव भी सुखी होता है। और इसी को कह रहे हैं म्यूचुअल हैप्पीनेस। दोनों का सुख हो रहा है, मेरा भी और सामने वाले का भी उभय सुख। फिर जब मैं सही समझ स्वयं में सुनिश्चित करके जब श्रेष्ठ प्रकृति के साथ जीने जाती हूँ ना, जब मैं ये आइडेंटिफाई कर लेती हूँ समझ के साथ कि मुझे कितना चाहिए ना, हाउ मच फिजिकल फैसिलिटी आई रिक्वायर, तो जब आइडेंटिफाई कर लेती हूँ तो मैं प्रकृति से उतना लेती हूँ जितना मुझे आवश्यक है
मैं फिर प्रकृति का दुरुपयोग नहीं करती, प्रकृति पर डोमिनेट नहीं करती, तो फिर इसके साथ मैं भी समृद्ध होती हूँ, प्रकृति भी समृद्ध होती है। तो इसी को कह रहे हैं म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, उभय समृद्धि। तो मैं भी समृद्ध और प्रकृति भी समृद्ध। तो यह मानवीय चेतना में जीता हुआ मानव। तो अब ये जो सही समझ है, इसका फैलाव कहाँ तक होगा, है ना, इसकी सोसाइटल इम्प्लीकेशन क्या होंगी। तो सही समझ यानी व्यवस्था को समझना, स्वयं में व्यवस्था को समझना, परिवार, समाज, प्रकृति, अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझना। और जब मैं स्वयं से लेके अस्तित्व तक की व्यवस्था को समझती हूँ, तो मैं संबंधों में न्याय कर पाती हूँ, है ना। तो वो न्याय शुरू कहाँ से होता है ना, अपने परिवार से शुरू होके मैं विश्व परिवार तक न्याय कर पाती हूँ। खुद भी सुखी होती हूँ, दूसरा मानव भी सुखी होता है। इसी को कह रहे हैं अखंड समाज, अनडिवाइडेड सोसाइटी। और स्वयं में सही समझ को सुनिश्चित करके, व्यवस्था को समझ के, जब मैं बड़े परिवार में अपनी भागीदारी करती हूँ, when I participate in larger order with nature, ना, तो मैं परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार तक व्यवस्था तक, है ना, अपनी भागीदारी कर पाती हूँ। इसी को कह रहे हैं सार्वभौमिक मानवीय व्यवस्था। फिर हमने देखा कि एजुकेशन का पर्पस क्या है, शिक्षा की भूमिका क्या है, विकास किसको कह रहे हैं। तो जो हमारा जीना सिर्फ सुविधा को केंद्र में रख के हो रहा है, जो जीव चेतना में हम जी रहे हैं ना, उससे हमारा परिमार्जन हो जाए, उससे हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए कि मैं समझ, संबंध, सुविधा तीनों को केंद्र में रख के जीना शुरू कर दूं। माना कि मेरा इस छोटे गोले से जीना जो हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म होके इस बड़े गोले में मेरा जीना हो जाए। और हमने देखा कि जो फिजिकल फैसिलिटी है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड तो है, बट हमारा उसी से काम चलता हुआ दिखता नहीं है ना। हो सकता है एनिमल का इससे काम चल जाए ना, पशु का इससे काम चल जाए, उसके लिए पर्याप्त हो, पर हम अपने लिए देखें, हम अपने लिए जांचें, क्या सिर्फ सुविधा हमारे लिए पर्याप्त है ना। तो ये दिखता है कि सिर्फ सुविधा से तो मानव का काम तो चलता हुआ दिखता नहीं है। तो शिक्षा की भूमिका तो यही है कि हमारा परिमार्जन हो जाए जीव चेतना से मानव चेतना में जीने में। तो अब ये सही समझ का फैलाव कहाँ तक होगा ना, ये सही समझ है क्या। तो समझ यानी व्यवस्था को समझना, व्यवस्था स्वयं में, परिवार में, समाज में, अस्तित्व में व्यवस्था को समझना और जीना, अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी एंड लिविंग इन हार्मनी, इसी को कह रहे हैं सही समझ। दोनों के योगफल को समझना और जीना ना। तो जितना जितना मुझे ना मैं प्रपोजल को समझ पाती हूँ, अपने में एक्सप्लोर कर पाती हूँ, अपने जीने में उसको जांच पाती हूँ और वो मेरे जीने में आ जाता है, तो वो प्रपोजल मेरी समझ का हिस्सा बनता है। तो समझ यानी ना अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी एंड लिविंग इन हार्मनी, इसी को कह रहे हैं सही समझ। तो इतनी हमने कल चर्चा की। इस चर्चा से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं, फिर हम आज की चर्चा को शुरू करेंगे ना। मानव में व्यवस्था, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज का दिन हम खुद को समझेंगे, है ना। कल फिर हम परिवार पे चर्चा करेंगे। तो आज जितना भी हमारा जो केंद्र बना रहे, वो स्वयं में जितना भी हम एक्सप्लोर करें, वो खुद को केंद्र में रख के करें, तो वो हमारी ना काफी हमारे लिए सहयोगी रहेगा। अभी तक की चर्चा से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। एक हैंड रेस है जी, संजय अक्रम जी। संजय जी आपके पास माइक है। रविंदर केदारनाथ जी। जी भैया जी। अनडिवाइडेड जो सोसाइटी बोला है,
जी मेरा कहना इसमें है कि जो अभी गांव में जो छोटे छोटे परिवार होते हैं, जी। जब घर में मतलब डिवाइडेशन। रविंद्र सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है, देख लीजिए। हेलो, हाँ, डिस्टरबेंस है काफी। आप बोलिए। अभी आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ, अब बेटर हुई है जी। ओके ओके ओके। हाँ, तो मेरा कहना ये था कि जैसे गांव में, हमारे भारत देश तो बहुत सारे गांव में मतलब जो डिवाइडेशन होता है फैमिली में, ठीक है। हम अखंड सोसाइटी का जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो गांव में उसका क्या रीजन हो सकता है कि गांव में जो भी परिवार होता है तो लड़के की शादी हो जाती है, फिर वो तुरंत तुरंत डिवाइडेशन में चला जाता है, और उसी से ही जो अखंड सोसाइटी का जो बीज होना चाहिए वहां से, जो जैसे कि एक घर में छोटा बच्चा होता है उसको माता पिता तो देखभाल करते ही है, पर दादा दादी जी जब होते हैं तो उसमें संस्कार जो होते हैं वो तो काफी हद से मतलब 75% ज्यादा वो दादा दादी से आते हैं। तो ये डिवाइडेशन का क्या अभी फिलहाल क्या आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? जी जी, बढ़िया भैया। तो डिवाइड जो हो रहा है ना, वो ऐसा दिखता है कि हमारी अपनी मान्यताओं के कारण ही, जो हमने संबंध को ठीक से समझा नहीं है, हमने जो संबंधों के दायरे हैं ना वो छोटे कर दिए हैं। ये मेरा है ना, जो मेरी कास्ट का है वो मेरा संबंधी है, या जो मेरे गांव का है ना। हमने वो जो बाउंड्रीज अपनी बना ली है ना, कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है ना, ये हमारा संबंधी है, ये हमारा नहीं है। तो छोटी छोटी हमने मान्यताएं हमारे अंदर बैठी हुई हैं, जिसकी वजह से ये जो बाउंड्रीज हैं वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे ही हम संबंध को समझते हैं, अपनी सहज स्वीकृति को समझते हैं कि ये तो संबंध का भाव में ही मैं सहज फील करती हूँ, है ना, मुझे सहज लगता है जब मेरे में संबंध का भाव होता है। तो जितना जितना हम एक्सप्लोर करते हैं उतना उतना फिर सामने वाला, है ना, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके प्रति मैं संबंध का भाव रख पाती हूँ। तो ये मेरे से शुरू होता है, तो धीरे धीरे फिर ये मेरे परिवार में, फिर परिवार से मेरे नेबर में, नेबर से मेरे मोहल्ले में, तो इस तरह धीरे धीरे करके फिर ये हम अखंड समाज की जो स्थापना की बात कर रहे हैं वो पहुंच पाते हैं। तो अभी हाँ, अभी पिछला भी जैसा आप कह रहे हैं, पुराने लोग तो ठीक है, पहले ऐसा ही था कि कोई शादी भी होती थी तो ऐसा नहीं लगता था कि घर में है, पूरा गांव उसमें इन्वॉल्व होता था। तो जैसे जैसे हम जीते गए वैसे वैसे हमने मान्यताएं की लेयर्स हमारे अंदर बनती गई, है ना, और फिर हमारा वो बाउंड्रीज है वो भी उतनी बढ़ती गई कि ये मेरा है, ये नहीं है। तो उन्हीं पे ही हम उन मान्यताओं से कैसे निकले, कैसे हम अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर जी पाए, उसी पे ही हम बात कर रहे हैं। पर वो जो बाउंड्रीज है, वो बाउंड्रीज का सोर्स क्या है, क्यों बाउंड्रीज निर्माण हो गया? हाँ, वही कह रही हूँ ना भैया, सोर्स अगर देखें ना, खुद में देखें तो वो हमारी मान्यताएं ही हैं जो बाउंड्रीज क्रिएट कर रही हैं। जब हम कल चर्चा करेंगे ना कि संबंध की जब चर्चा करेंगे तब और क्लियर हो पाएगा। ओके, ओके, तो संबंधी, हाँ, तो ये हमारी बाउंड्रीज ही हमने ही बनाई है अपने अंदर, हमने ही मान्यताएं बना ली कि ये, है ना, जो मेरे मोहल्ले वाले हैं मेरे हैं, मेरे कास्ट वाले मेरे हैं, मेरे संप्रदाय वाले मेरे हैं। पर ये कौन से ग्रुप में होती है ज्यादातर, कौन से एज के ग्रुप में मान्यता बनाई जाती है? मान्यताएं तो सभी ह्यूमन में हम अपनी अपनी चेक कर सकते हैं। मैं अपनी मान्यताओं को देखती हूँ तो बहुत सारी, जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करती हूँ तो बहुत सारी मुझ में अपने में दिखती हैं कि ये भी मैंने मान्यता बना ली, ये भी बना ली। तो हम अपनी अपनी मान्यताओं को एक्सप्लोर कर सकते हैं, खुद के अंदर ही देख सकते हैं। और जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करती हूँ मुझे दिखती है कि ये तो मेरी प्री कंडीशनिंग है, ये तो मेरी मान्यता है, ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, मैं ठीक से देख नहीं पा रही। तो उतना उतना फिर मैं स्वयं पे काम करती हूँ, उतनी उतनी फिर मैं वो लेयर्स मेरी हटती जाती हैं, है ना, उतना उतना मेरा जीना सहज होता जाता है। पर उसमें एक कोई एज का तो ग्रुप होगा ना। अभी कल एक सवाल हम डिस्कशन में ले रहे थे, एक मतलब दीदी जी ने पूछा था सवाल कि जो छोटा बच्चा होता है तो उसको हम जो मतलब मुझे जो खुशी हो रही है पर बच्चों को खुशी नहीं हो रही, ऐसा कुछ तो था। पर जब छोटा बच्चा होता है तो जब 7 साल तक उसका मन
जो माइंड है और ब्रेन वो ज्यादा तो विकसित होता नहीं, उसके हिसाब से वो काम नहीं कर पाता है। जैसे वातावरण में क्या चल रहा है, माता पिता जी या चाचा चाचा जी जो भी करते हैं वो जो आचरण से देख के हुए सीख लेता है। तो अभी ये जो मान्यता की बातें हो रही है, तो मान लो कि 7 साल 10 साल के पहले छोड़ दो बच्चे क्या ग्रुप, एज ग्रुप अभी 10 से लेके 50 साल तक, और 50 से आगे 70 साल तक, अभी ये कौन सा ऐसा ग्रुप है ज्यादा कि उसमें ज्यादा हाई इंटेंसिटी है कि दैट मतलब वहां पे मान्यता बनाई जाती है। और जैसे ऐसा है ना, जितना हम चीजों को बिना जांचे परखे, है ना, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो छोटे बच्चों में तो कम ही होती है ना, वो तो अभी आया है, अभी वो हमसे देखता है, जो चीजें वो बिना जांचे परखे मान लेता है उतनी उतनी उसकी मान्यताएं बनती जाती हैं। तो ऐसा देखने में आता है कि जितना बच्चा छोटा है उसकी उतनी मान्यताएं कम है, और जितने हम बड़े होते जाते हैं और जो जो बातें हमने जांची नहीं है अपनी जिंदगी में और उनको बिना जांचे ही मान लिया है, उतनी फिर मान्यताएं जीने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो इसका काउंटर पार्ट ऐसा होगा कि छोटे बच्चे जो है उसमें मान्यता को वो पहुंच ही ना पाए उनके तरफ, मतलब उनको वो लगाव भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि पार्ट ऑफ संस्कार हम बोलेंगे अभी, तो संस्कार में जब 10 साल के पहले बच्चे के ऊपर जितना अच्छा संस्कार हो जाएगा उतना ही बड़ा पेड़ बढ़ते जाएगा आगे, तो फिर उसमें परिवर्तन जो रहेगा उसके अंदर से ही होगा। तो दैट इज कंप्लीट फाउंड। अच्छा ठीक बात है भैया, अगर पेरेंट्स इस तरह जिए कि उसको एक्सप्लोर करा पाए, है ना, तो उसमें फिर मान्यता होंगी ही नहीं। पर क्या होता है, तो हमें हमारा जीना देखता है ना, हम उसको वो गुस्सा करता है तो हम बोलते हैं बेटा गुस्सा नहीं करना है ना, और हमारे जीने में उसके सामने हम दिन में 10 बार गुस्सा करते हैं। तो फिर इस करके इस तरह उसकी मान्यता बनती है कि ये जो पेरेंट्स का करना और बोलना है ना, ये तो ऐसे ही जीना होता है, कहना ही होता है कि झूठ मत बोलो, ईमानदार रहो, तो करना नहीं होता। ये भी हमारी एक मान्यता बन जाती है। अच्छा। कि ये सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये कहनी होती हैं, करनी नहीं होती। तो वो किससे बनी उसकी मान्यता है, हमारे हमें देखा उसने। तो इस तरह जो जो वो देखता जाता है, अगर वो जांचता नहीं है अपने में, तो फिर वो मान्यता बनती जाती है। तो मतलब जो एज के 25 से लेके 50 तक जो एज ग्रुप है, उनका आचरण, उनका इम्पैक्ट तो बच्चों के ऊपर होने वाला ही है। फिर जो 25 से 50 के जो लोग हैं वो मान्यता बनाए रखे, चलते रहे। पर ऐसा भी है कि बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोग हैं कि जो हमारी मान्यता को बदल ही नहीं सकते, और बदलने का भाव भी मन में नहीं होता है, वो डटे रहते हैं। इसको थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। कोई हमारी मान्यता को बदलने में सहयोग कर सकता है। अभी हम देखो, हम जितने बैठे हैं, हम सभी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, सभी से हमारे बच्चे सीख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स सीख रहे हैं हमारे जीने से। तो अभी जितना हो सके हम अपने में एक्सप्लोर करके अपनी चेकिंग कर सकते हैं, अपनी मान्यताओं को चेक कर सकते हैं। और जितना हम करेंगे ना, जितना मैं खुद को समझूंगी, उतना ही फिर हम दूसरों को समझ पाते हैं और उनको उनके जीने में सहयोग कर पाते हैं। तो इसीलिए आज का दिन जितना हो सके हम अपने पे ही फोकस रखें कि मेरी मान्यताएं क्या है। ओके। थैंक यू जी। संजय जी, आपका भी माइक अनम्यूट है। जी, डॉक्टर अमिता जी। हेलो मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। Am I audible clearly, ma'am? हाँ जी, बिल्कुल। Yes, ma'am. Yesterday, really, first of all, I would like to thank you for that informative and interesting session. Now, I would like to put up some of the points. That is, okay, human consciousness is there, animal consciousness, transformation, happiness, unhappiness, two sides of the same coin. All things can be understood. But madam, still, though we are living in, we are talking about value-based education, human values, but still, in this technological era, advancement is happen on technology-based. Still, numbers of things are lacking, even if, especially here I'm talking about professional platform where we all are working, right, where
numbers of our you can say our higher authorities, madam, I think they must be biased less. Era time is developing rapidly, but only devices are advancing, madam. That mindset is not changing. जी Not changing, madam. As we are talking about that human equality, gender equality, still, madam, numbers of he or she are suffering like anything at जी professional platform due to that biased nature of our authority. And then, जी madam, we are talking about जी human consciousness, value based transformation within transformation. Oh, madam, it's too tough जी because, वही वही मैम। हाँ, मैं आपका प्रश्न पहुंच गया, मैं इसको रिस्पॉन्ड करूं? sorry, ma'am. जी, मैंने कहा आपका प्रश्न पहुंच गया है, क्या मैं रिस्पॉन्ड करूं इसको, फिर हम आगे बढ़ लेंगे। Yes, ma'am. जी, तो जैसा है ना कि हमें लगता है कि प्रॉब्लम ना दूसरों में है, प्रॉब्लम उनको बदलना है, हायर अथॉरिटीज को बदलना है। कभी अगर मैं वाइफ हूँ तो हमें लगता है हस्बैंड को बदलना है, उनका No, माइंड। madam, I'm here not talking about that हम किसी में भी इतनी ताकत नहीं हम किसी को बदले। उसका सोच वो परिस्थिति ही बदल सकती है और constant flow of positive thoughts. जी जी हाँ, तो that can दीदी help एक them to प्रयास change. है ना। But हाँ biased वो perception हो गया है, उसको बदलना it's a long time being process. जी It is long time being process, and in between that, whomsoever our employees are there, they are suffering like anything, ma'am. Even if their suffering is not in words. For जी example, numbers of faculties who want to attend a certain level of these FDPs. Only calculated people are recommended in private sectors, recommended or deputed to attend during office hours that they have to attend. Why other faculty members are not motivating to attend? Okay, this turn are there for this particular lot of people. In second lot, this many people are going to attend. So whomsoever is attending, their teaching load is given to other faculties. That is none of an issue. But when जो दूसरे लॉट का ये टर्न ही नहीं आता, तो ओनली सर्टिफिकेट आर अर्न बाय दैट पर्सन हु हैज अटेंडेड। पर उसका जो लोड लेके जो दूसरे ने जो बेयर किया है, अपना ह्यूमन वैल्यूज दिखाया है, मैडम, उसका तो रिकमेंडेशन होना चाहिए ना। जी जी तो मैडम ये नहीं होता, 110% नहीं होता। जी जी ठीक है दीदी, ऐसा हो रहा है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो दिखती हैं, है ना, और ये भी दिखता है कि ये धीरे धीरे करके बढ़ी है ना, जैसा आप कह रहे हैं। तो अब अगर उनको ठीक करना है ना, तो हमें समाधान पे वर्क करना होगा। सिर्फ प्रॉब्लम को डिस्कस करके तो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसका समाधान क्या है? तो प्रयास तो AICTE कर रही है, सभी हायर अथॉरिटीज के लिए भी वर्कशॉप लग रही है, फैकल्टी के लिए भी वर्कशॉप है। ये तो हम जितना एक्सप्लोर कर पाते हैं उतना ही हमारी ये जो प्री कंडीशनिंग है उतनी हट पाती है ना। ये तो हमारी अपनी एक्सप्लोरेशन पे डिपेंड करता है। Very true, ma'am. I understand your concern for this, but this is what the problems, ma'am. That numbers of people who are working with private sectors like me who are suffering, ma'am. जी जी अभी Everybody should get equal chance to enhance their or to attend a certain level of FDPs. But again, deputation is vary from head to head. जी तो ठीक है दीदी, हम इसको ना अभी खुला रखते हैं। आप जो बात कर रहे हैं, जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगी कि जो मैं सफर कर रही हूँ, जो मैं पेन में हूँ, जो परेशान हूँ, उसका है ना, उसका कारण क्या है? क्या कोई दूसरा है? जी, तो हम देखेंगे कि ये जो हमारी सफरिंग है, जो हमारी पेन है, जो हमारी परेशानी है, जो हमारा दुख है ना, इसका कारण कौन है ना। धीरे धीरे जैसे जैसे डिस्कशन खुलेगी तो हम इसको देख पाएंगे, है ना। अभी तो हमें लगता है कि दूसरा ही मुझे परेशान कर रहा है, मैं परेशान हूँ तो उसका रीजन कोई और ही है। तो जब तक ये चलता रहता है तो हम परेशान ही रहते हैं, है ना। तो हमें ये देखना है कि मेरे सुख का आधार क्या कोई दूसरा हो या मैं खुद हूँ ना। इसको हम एक्सप्लोर करने का प्रयास करते हैं। ठीक है दीदी। अमिता जी।
जी, हम आगे बढ़ा लेते हैं डिस्कशन को, आज की चर्चा को शुरू करते हैं। तो स्वयं में व्यवस्था को समझते हैं, हार्मनी इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारा अगर गोल देखें, हमारी चाहना देखें, तो हमारी चाहना तो निरंतर सुखी होने की है, निरंतर समृद्ध होने की है। और सुख क्या है जो मैं सुखी होना चाहती हूँ, समृद्ध होना चाहती हूँ? सुख है क्या? तो व्यवस्था में होना, संगीत में होना, हार्मनी में होना ही सुख है। तो अगर हम, है ना, सुखी होना चाहते हैं और इसकी निरंतरता चाहते हैं, तो व्यवस्था को समझना है। तो आज हम शुरू करेंगे स्वयं में व्यवस्था को समझना, कल परिवार, परसों समाज और नेचर में व्यवस्था को समझेंगे। तो आज का फोकस हमारा खुद पर रहे, हम खुद को समझेंगे, क्योंकि जितना हम खुद को समझेंगे उतना ही दूसरों को समझने में सहयोग कर पाएंगे, दूसरों को भी समझ पाएंगे। अगर मैं खुद को नहीं समझूंगी तो हम दूसरे को भी नहीं समझ पाते ना। तो इसलिए आज का फोकस जितना हो सके हमारा हमारे ऊपर रहे, और जो भी इस समझने की प्रक्रिया रहेगी वो जांच परख की रहेगी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन की प्रोसेस रहेगी। तो पहला हम प्रपोजल पे दिया जा रहा है, उसको माने ना। अगर बिना जांचे उसको मान लेंगे तो फिर वो भी मेरी मान्यता का हिस्सा बन जाएगा। तो जो भी कहा जा रहा है वो एक प्रपोजल है, उसको माने नहीं, उसको जांचे। वेरीफाई इट ऑन द बेसिस ऑफ योर नेचुरल एक्सेप्टेंस। अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर उस प्रपोजल को जांचना है ना। और फिर उसको जी के देखना है, जी के देखना है कि दूसरे मानव के साथ जब मैं जी के देखती हूँ, अगर उभय सुख होता है, जब उसी प्रपोजल को शेष प्रकृति के साथ जी के देखती हूँ, उभय समृद्धि होती है, तो फिर माना वो प्रपोजल ठीक है। तो पहला स्टेप ये चेक करना है कि प्रपोजल मुझे सहज स्वीकार्य है ना। अगर वो प्रपोजल मुझे सहज स्वीकार्य है, फिर हमने उसको एक्सपीरियंशियली वैलिडेट करना है, जी के देखना है, जांचना है उसको। तो अगर उभय सुख, उभय समृद्धि हो रही है ना, तो फिर वो प्रपोजल ठीक है, वो मेरी फिर समझ का हिस्सा बनता है। तो ये हमारी जांचने की प्रक्रिया रहेगी। तो जो पहला प्रपोजल है वो है ह्यूमन बीइंग इज को एक्सिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी। जो मानव है वो मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। तो क्या लगता है, आप चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि मानव, मैं और शरीर का सह अस्तित्व है। मैं और शरीर ये अलग अलग है या सेम है? अगर आपको लग रहा है कि मैं और शरीर अलग अलग है तो आप ए लिखिए, अगर मैं और शरीर सेम है तो आप बी लिखिए, या सेम या डिफरेंट लिख सकते हैं। अलग अलग है तो ए लिखिए, सेम है तो बी। जी, तो मिक्स रिस्पॉन्स आ रहा है ना। कई पार्टिसिपेंट को लग रहा है ये अलग अलग है, कईयों को लग रहा है ये सेम है। तो अभी हम इसको खुला रखते हैं, तो हम इनकी ना आवश्यकताओं को चेक करते हैं। हम मैं और शरीर दोनों की आवश्यकताओं को देखते हैं, फिर से एक्सप्लोर करते हैं, है ना, कि यार ये दोनों अलग अलग हैं या सेम है। ठीक रहेगा। हम आवश्यकताएं चेक कर लेते हैं, नीड्स चेक कर लेते हैं कि मैं की क्या नीड्स है और शरीर, बॉडी की क्या नीड्स है। तो जब नीड्स देखते हैं, जब मेरी नीड्स, सेल्फ की नीड्स वो देखते हैं, तो दिखता है मेरी आवश्यकता तो सुख है, सम्मान है, ममता, वात्सल्य, है ना, ये मेरी आवश्यकता है। और शरीर की आवश्यकता सुविधाएं हैं, जैसे कि भोजन, पानी, कपड़ा, घर। तो मेरी आवश्यकता सुख जैसे कि सम्मान, और शरीर की आवश्यकता सुविधाएं जैसे कि भोजन। और समय में देखते हैं तो मेरी आवश्यकता समय के साथ निरंतर दिखती है। सुखी हम हर पल, हर क्षण, हमेशा ही होना चाहते हैं। क्या कभी कोई भी ऐसा पल, ऐसा टाइम होता है कि हमारी चाहना बदल जाए कि मैं दुखी होना चाहती हूँ? क्या लगता है, ये जो सुख की आवश्यकता है, सेल्फ की आवश्यकता, मेरी आवश्यकता,
वो निरंतर है या फिर वो टेम्परेरी है? सुखी क्या हम हमेशा होना चाहते हैं, या कोई समय आता है ऐसा जब हम दुखी होना चाहते हैं? हम अपने में एक्सप्लोर करें, क्या हमारी कभी भी ये चाहना होती है कि हम सुखी नहीं होना चाह रहे, है ना? फिर फिजिकल फैसिलिटी, जो शरीर की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, वो टेम्परेरी है। हम ब्रश करते हैं, फिर कुछ गैप के बाद लंच करते हैं, फिर डिनर करते हैं। क्या हम लगातार भोजन करते रहते हैं क्या पूरा दिन? क्या 24 घंटे हमारी भोजन की आवश्यकता बनी रहती है, या फिर जब शरीर को भूख लगती है, जब शरीर को आवश्यकता होती है तभी भोजन करते हैं? क्या लगता है, क्या हम लगातार भोजन कर सकते हैं? क्या हम लगातार पानी पी सकते हैं ना? तो इसको देखें, इसको जांचें अपने में कि जो मेरी आवश्यकता है वो निरंतर है, और जो शरीर की आवश्यकता है वो बारंबारता में है, समय समय पर है, टेम्परेरी है। आप देखिए कि अगर आप किसी के घर जाएं और काफी देर के बाद आप किसी के घर गए और उन्होंने आपके लिए कुछ आपकी पसंद का भोजन बनाया, कि आप उनके घर बहुत दिन बाद आ रहे हैं और आप उसको खा रहे हैं, आपका पेट भर जाता है, फिर भी आपको वो बोलते हैं नहीं थोड़ा सा तो और लीजिए। फिर कोई और आ जाता है, ये मैंने बनाया है, थोड़ा सा तो और लीजिए। तो आपका पेट भरा हुआ है ना? और आपको कोई कहे नहीं मेरे लिए लीजिए, थोड़ा सा तो लीजिए, तो क्या लगता है आपको, आप कंफर्टेबल होंगे या अनकंफर्टेबल होंगे? आप खा चुके हो जितना शरीर को चाहिए था, क्या लगता है? आप जिनके घर गए हैं वो आपको लगातार भोजन करवाते जा रहे हैं, तो क्या आप कंफर्टेबल होंगे या अनकंफर्टेबल होंगे ना? तो रिस्पॉन्स आ रहा है कि हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो ये दिखता है कि शरीर की आवश्यकता को अगर कंटिन्यूटी में करते हैं तो हम असहज हो जाते हैं, और कई कई बार तो ना असहनीय हो जाता है, इनटॉलरेबल हो जाता है। फिर उसी तरह वो जो भोजन आपको परोस रहे हैं और साथ में आपकी इंसल्ट भी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं आपका, कुछ ना कुछ आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं, है ना? आप वो अपमानित कर रहे हैं, भोजन आपकी पसंद का है, तो क्या लगता है, आप सहज होंगे असहज होंगे? या फिर किचन में उनकी बातें आप सुन लेते हो जो आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप वो पसंद का भोजन आपको अच्छा लगेगा क्या? आप कंफर्टेबल होंगे या अनकंफर्टेबल होंगे ना? तो सभी लिख रहे हैं कि हम तो असहज होंगे। तो ये दिखता है कि जब शरीर की आवश्यकता को कंटिन्यूटी में करते हैं तो मैं असहज हो जाती हूँ, इनटॉलरेबल हो जाता है मेरे लिए। और जब मेरी आवश्यकताओं को टेम्परेरी करते हैं, अगर सम्मान को एक पल के लिए भी ठेस पहुंचती है तो मैं याद रखती हूँ कि आपने उस दिन ऐसे बोला था। तो सम्मान की कंटिन्यूटी में एक भी ब्रेक लगता है तो मुझे स्वीकार नहीं होता, तो मेरी आवश्यकता कंटिन्यूस दिखती है, उसमें थोड़ा सा भी ब्रेक जो है वो असहज है। और शरीर की आवश्यकता टेम्परेरी है, उसको कंटिन्यूटी में करते हैं तो अनकंफर्टेबल हो जाता है। फिर क्वांटिटी में देखते हैं, तो जो मेरी आवश्यकता है, जो सुख है, वो भाव है, वो गुणात्मक है। क्या हम सुख को क्वांटिफाई कर पाते हैं? क्या मापा जा सकता है सुख को कि आज 2 किलो सुख चाहिए, आज क्लास में जाऊं तो 10 किलो सम्मान दे दे बच्चे? क्या ऐसा हम कर पाते हैं? सुख को, सम्मान को क्या क्वांटिफाई कर पाते हैं? तो दिखता है कि इसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते, ये तो गुणात्मक है, ये तो फीलिंग है, ये भाव है। या तो मैं सुखी होती हूँ या मैं सुखी नहीं हूँ। और जब शरीर की आवश्यकताओं को देखते हैं तो भोजन जब
भोजन हम खाते हैं, क्या उसको क्वांटिफाई कर पाते हैं कि मुझे 2 चपाती चाहिए, 1 कटोरी सब्जी चाहिए और 1 प्लेट सैलेड चाहिए? क्या क्वांटिफाई हो पाता है? उसी तरह हम कपड़ा खरीदने जाएं, अगर हमें कपड़ा स्टिच करवाना है तो क्या हम क्वांटिफाई कर पाते हैं कि कितने मीटर कपड़ा शरीर के प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, या जिस ड्रेस को सिलवाना है उसके लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए? क्वांटिफाई कर पाते हैं? पानी पीना है तो क्या हम क्वांटिफाई कर पाते हैं 1 गिलास पानी पीना है, 2 गिलास पानी पीना है? तो ये दिखता है कि शरीर की आवश्यकताएं जो हैं वो क्वांटिटेटिव हैं, उनको क्वांटिफाई कर पाते हैं। पर मेरी आवश्यकता जो है वो क्वालिटेटिव है, वो गुणात्मक है, उसको क्वांटिफाई नहीं कर पाते। तो क्या लगता है, क्या ये दोनों ही नीड्स जो हैं ये अलग अलग है या सेम है? आर दीज नीड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स और ऑफ सेम टाइप? अब आप देखिए, दोबारा से जांचिए, क्या ये दोनों अलग अलग लग रही हैं, डिफरेंट लग रही हैं और एक जैसी लग रही हैं? तो सभी जो रिस्पांस दे रहे हैं सभी कह रहे हैं तो डिफरेंट लग रही हैं दोनों की नीड्स, है ना? और क्या ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है? दोनों की नीड्स ही इंपॉर्टेंट है? डू वी वांट फुलफिलमेंट ऑफ बोथ टाइप ऑफ नीड्स? और क्या हम दोनों के लिए ही प्रयास कर रहे हैं? क्या लगता है, अभी जो हमारे प्रयास हैं क्या हम दोनों के लिए प्रयास कर रहे हैं, या फिर हमारे प्रयास जो हैं वो शरीर की आवश्यकता को पूरा करने में है, या फिर हम दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं ना? तो हम स्वयं में जांचें, स्वयं में परखें, चेक करें अपने लिए। तो यहाँ पे एक पोल ले लेते हैं और आपसे बात कर लेते हैं। जी अनिर्बान जी, जी आपका माइक अनम्यूट है जी, आप पोल को भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हेलो, पोल है जी, ओके। हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है, वो है कि ऐसे अभी जो समझ में आ रहा है कि हाँ, मैं और शरीर दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन दोनों काइंड ऑफ इंटर रिलेटेड है ना। लाइक अगर किसी के कहीं पे मान लीजिए कि पैर में किसी का अगर दर्द है, तो फिर उनको वो कहीं भी मेंटली हैप्पीनेस तो मिलेगा नहीं। जी हाँ, वही कह रहे हैं, जो मानव है वो मैं और शरीर का कोएग्जिस्टेंस है। ये आपकी साइड से इको आ रहा है। इको आ रहा है? अच्छा, अभी हाँ, मैं एक बार आपको म्यूट कर देती हूँ, रिस्पॉन्ड कर देती हूँ, फिर आप दोबारा अनम्यूट कर लीजिएगा। तो ये बात हो रही है कि मानव जो है वो मैं और शरीर का सह अस्तित्व है ना, दोनों साथ साथ बने हुए हैं, दोनों के को एग्जिस्टेंस को ही मानव कह रहे हैं। और जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पैर में दर्द है ना, तो वो जब भी मैं दर्द को रीड करता है, जब सेल्फ उस दर्द को रीड करता है ना, तो वो परेशान होता है, ऐसा आप कह रहे हैं ना। तो दोनों का को एग्जिस्टेंस है, वो दर्द को जब रीड करना है, परेशान होना है या नहीं होना है, वो मैं का निर्णय है। और को एग्जिस्टेंस तो है ही दोनों का। ठीक बात है भैया अनिर्बान जी? हाँ जी, जी मैम, जी मैडम, जी थैंक यू मैडम। जी मनु अग्रवाल जी। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, आपको एक चीज ये पूछना था कि इसकी कैटेगराइजेशन क्यों करें? जैसे ह्यूमन बीइंग है, जैसे हम हैं, आप हैं, सब लोग हैं, इसका कैटेगराइजेशन करने की क्या जरूरत है? कि सेल्फ है और ये फिजिकल बॉडी है, और सेल्फ की नीड, रेस्पेक्ट है, हैप्पीनेस है, या ये है, बस हम लोग साथ मिलके चलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ जैसे होता है, तो सेल्फ भी है ना। तो इसको क्यों हम लोग इसको कैटेगराइज करें? एक मन में विचार आ रहा है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया है दीदी, क्योंकि अभी तक जो भी हमारी कंफ्यूजन्स है ना, वो मैं और शरीर को एक समझने के कारण है।
अभी जितनी भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं कल से लेके आज तक, है ना, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, हम परेशानियां बता रहे हैं, प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, समाज की बता रहे हैं, घर की बता रहे हैं, तो जैसे जैसे ये डिस्कशन ओपन होती है ना, अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख पाएंगे कि रीजन तो ये दिखता है कि हमने मैं और शरीर को एक मान लिया है ना। जैसे ही ये अभी हम आगे बढ़ते हैं तो फिर वो स्लाइड आएगी और मोस्ट प्रोबेबली आपका उत्तर वहां से मिल जाएगा कि हम इसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एंड ऑफ सेशन तक आपको इस बात का उत्तर नहीं मिला तो आप दोबारा से हैंड रेज कीजिएगा दीदी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि एक जानने के लिए हमें इन दोनों के बारे में जानना चाहिए, अपने शरीर के ही बारे में जानना चाहिए, इसलिए हम लोग कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। हाँ, कि हम देखें कि हम कहीं एक ही साइड तो नहीं लगे हुए, एक मैं है, एक शरीर है ना, तो ये हम जांचें, एक्सप्लोर करें, माने नहीं तो फिर ना, फिर क्लैरिटी हो पाएगी, अपने बारे में क्लैरिटी हो पाएगी, दूसरे मानव के बारे में भी क्लैरिटी हो पाएगी और सेल्फ एक्सप्लोरेशन में मदद मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, खुद के लिए मदद मिलेगी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। मनीष कुमार जी, डॉक्टर मनीष कुमार जी आपके पास भी माइक है। नवदीप जी, मिस्टर नवदीप जी आपके पास भी माइक है। विनोद कुमार जी, नमस्ते दीदी। जी नमस्ते। मेरी आवाज सुनाई दे रहा है दीदी? हाँ जी, जी भैया आपकी आवाज आ रही है। मैं बोल रहा हूँ कि मैं और शरीर दोनों अलग है, लेकिन इन दोनों के मैं है तो मैं का इम्पोर्टेंस तभी है जब वो शरीर है, और शरीर का इम्पोर्टेंस तभी है जब मैं है। तो दोनों को हम लोग अलग तो मान, हाँ नहीं ऐसा नहीं कह रहे कि, हाँ ऐसा नहीं कह रहे कि दोनों अलग हैं, तो ठीक है, दोनों का को एग्जिस्टेंस है, दो यूनिट्स हैं और दोनों के सह अस्तित्व में मानव है। मैं और शरीर के सह अस्तित्व में मानव है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि मानव का दो पार्ट है, एक मैं है, सेल्फ है, और दूसरा उसका शरीर है। हाँ, पार्ट ना बोल के उसको सह अस्तित्व में बोले, है ना। पार्ट बोलते हैं तो वो दो हिस्से लगते हैं, वो ऐसे, है ना। तो पार्ट ना बोल के हम बोले कि ये दोनों सह अस्तित्व में है, मैं भी है और शरीर भी है, दोनों है तो मानव। ठीक है, ठीक है जी। जी संध्या सिन्हा जी, जी रविंद्र केदारनाथ जी। हाँ, मेरा सवाल ये था कि ये जो गुणात्मक भाव है उसको कैसे मेजर किया जा सकता है? किसको कैसे मेजर किया जा सकता है? गुणात्मक भाव को। हाँ, गुणात्मक जो है वो भाव है, हम अपने में देखें, है ना, कि मेरे में इस वक्त संबंध का भाव है या विरोध का भाव है। तो जब हम जांचते हैं, देखते हैं, तो दिखता है कि या तो उस वक्त संबंध का भाव होगा या फिर विरोध का होगा। अच्छा, यानी कि या तो भाव है या भाव का अभाव है। तो ये अच्छा, मतलब जो हम खुद ही जान सकते हैं, उसको जान सकते हैं। हाँ, खुद अपने लिए आप देखिए, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, है ना, अगर कोई सामने वाला व्यक्ति है, उसके प्रति आपके अंदर सम्मान का भाव है या फिर आपके अंदर सम्मान के भाव का अभाव होगा, उसके प्रति सम्मान नहीं होगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा आप कहेंगे कि मैं आपका इतना सा सम्मान करता हूँ, इसका उतना करता हूँ, है ना। या तो हम सम्मान के भाव में होते हैं या फिर सम्मान का भाव नहीं होता, उसका अभाव होता है। ओके, ना अपने में हम समझ, उसके लिए कुछ समझ होनी चाहिए, पर कैसे वो कैसे, मतलब कैसे समझ से उसको अभाव है या अभाव है कैसे पता चलेगा? हाँ, वो कैसे पता चलेगा? जितना हमारी कल्पनाशीलता पे ध्यान होगा। अभी हम एक्टिविटीज की बात करेंगे, फिर कल्पनाशीलता की भी बात होगी, अगले सेशन में पूरा उस कल्पनाशीलता के ऊपर बात रखेंगे। तो ऐसे हम जितना हमारा ध्यान बना रहेगा ना अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने भावों के ऊपर,
उतना हम अपने लिए जांच पाएंगे कि इस टाइम मेरे अंदर सहज स्वीकार्य भाव है या फिर कहीं मान्यता से बना हुआ है। ओके ओके ओके। जी जी। तो पोल के रिजल्ट भी आ गए हैं। तो 95% के करीब पार्टिसिपेंट ये देख पा रहे हैं कि दोनों की नीड्स अलग अलग है ना। तो हम आगे बढ़ लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। तो अब ये नीड्स पूरी कैसे होंगी ना, ये जो आवश्यकता है इसको पूरा कैसे करेंगे। तो पूर्ति के लिए दिखता है कि जो मेरी आवश्यकता है वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। जो मैं सुखी होना चाहती हूँ वो सही समझ और सही भाव से हो पाती है। और जो शरीर की आवश्यकता है, जो सुविधाएं हैं, वो फिजियोकेमिकल थिंग्स से पूरी होती है, भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। जैसे शरीर को भूख लगती है, भोजन चाहिए, तो भोजन जो चपाती है, जो राइस है, जो भी हम बना रहे हैं वो एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। जो कपड़ा गर्मी में प्रोटेक्शन के लिए है ना, सूती कपड़ा पहनते हैं, तो वो सूती कपड़ा भी एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। प्यास लगती है, पानी पीते हैं, तो पानी भी एक भौतिक रासायनिक वस्तु है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ना, दोनों से मिलके बना हुआ है। तो जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती हैं, और जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है। तो आप देखिए, आप कहीं पे कॉन्फ्रेंस में गए 3-4 दिन की, या वर्कशॉप लगाने गए ना, और आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, आपसे जो भी चर्चा कर रहे हैं, चाहे आप ह्यूमन वैल्यूज की लगाने गए 4 डेज की ऑफलाइन वर्कशॉप, और अच्छी अच्छी बातें की जा रही हैं, पर आपको खाना नहीं पूछते, आपको खाना नहीं सर्व किया जा रहा है ना, तो क्या चलता है? क्या सिर्फ सही समझ और सही भाव से क्या शरीर की आवश्यकता पूरी होती है? या आप किसी के घर जाएं, आपको बहुत अच्छे से वो ट्रीटमेंट दें, बहुत सम्मान दें, पर आपसे खाना नहीं पूछे, क्या वो चलता है? तो ये दिखता है कि सही समझ और सही भाव से शरीर की आवश्यकता पूरी होती नहीं दिखती। और कभी आप परेशान हैं और आप कोई बहुत आपका फास्ट फ्रेंड है, आपको लगता है कि मैं उसके साथ अपनी परेशानी शेयर करूंगा ना, तो मेरे को उसका हल मिल जाएगा है ना कुछ मैं अपने लिए ढूंढ पाऊंगा, तो उससे मैं शेयर करता हूँ। तो आप उनके घर जाते हैं और वो आपकी बात सुनने का तो उसके पास समय नहीं है। हाँ, आपको खिलाना पिलाना वो बहुत अच्छा से कर रहे हैं, पर आपकी बात नहीं सुन पा रहे, वो समय नहीं निकाल पा रहे कि आपकी परेशानी को सुन पाए। तो क्या जो पर्पस के लिए आप गए, तो क्या आप सहज वापस आएंगे या फिर आप वैसे ही परेशान होंगे? अपने में देखें कि आप है ना दूसरे से ये उम्मीद के साथ गए कि आप उसके साथ शेयर करेंगे, आपको कुछ समझ आएगा, अपनी प्रॉब्लम का कुछ सलूशन निकल पाएगा, पर वो तो आपकी शरीर की आवश्यकता पूरी करने में ही लग गए। तो क्या लगता है कि क्या शरीर की आवश्यकताओं को सही समय या सही भाव से पूरा कर सकते हैं? और क्या मेरी आवश्यकताओं को फिजियोकेमिकल थिंग्स से पूरा किया जा सकता है? क्या लगता है, क्या मेरी आवश्यकताओं को शरीर की आवश्यकताओं से पूरा कर सकते हैं, और शरीर की आवश्यकताओं को मैं की आवश्यकताएं या मेरी आवश्यकताएं उससे पूरा कर सकते हैं? The need of self cannot be fulfilled by right understanding and right feeling alone. जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो सिर्फ सही समझ और सही भाव से पूरी होती नहीं दिखती, और जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो फिजियोकेमिकल थिंग्स से पूरी होती नहीं दिखती। हम अपने में ये चेक कर सकते हैं और दिखता है कि दोनों ही आवश्यकताओं को अलग अलग समझना जरूरी है, और दोनों ही आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी है। तो अब भी हम देखें हमारी प्रायोरिटी क्या है। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में हमारी प्रायोरिटी है, या फिर मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने? हम किस में लगे हुए हैं? हमारा ज्यादा समय किस में जा रहा है? बॉडी की आवश्यकता पूरी करने में
या सेल्फ की आवश्यकता पूरी करने में? हाउ मच टाइम एंड एफर्ट इज स्पेंड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग? हम 24 घंटों में, 7 दिन में, 24 घंटों में अपने लिए चेक करें कि हम कितना समय और कितना प्रयास हम सही समझ और सही भाव के लिए कर रहे हैं, और कितना समय, कितनी एफर्ट हम फिजिकल फैसिलिटी के लिए लगा रहे हैं। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं। तो अभी जो चर्चा चल रही है, इसी से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई प्रश्न है या शेयरिंग है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। कि क्या लगता है दोनों में से हमारी प्रायोरिटी क्या है? बॉडी की आवश्यकताएं पूरा करना या सेल्फ की आवश्यकताएं? Both these needs are to be fulfilled in living. What is the priority? How do you spend most of your time and effort? In a given day, over a week, I spend most of my time and effort working directly on right understanding and right feeling. तो क्या लगता है, क्या हम मैक्सिमम समय हम अपने में चेक करें, क्या हम मैक्सिमम समय सही समझ और सही भाव के लिए लगा रहे हैं क्या? जी मनु अग्रवाल जी। मैम, मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि चाहे हम लोग कुछ भी कहें, ज्यादातर समय हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज को सेटिस्फाई करने के लिए ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जा रहे हैं कॉलेज, तो क्यों जा रहे हैं? एक जरूरी है कि बच्चों को पढ़ाना है, पर एट द एंड ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में यही रहता है कि हमें सैलरी मिलेगी और हम अपनी आज ये पूरी चीज कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो फिजिकल फैसिलिटीज का इम्पोर्टेंस जो है वो आज की दुनिया में, ये हरदम से अगर आप देखें तो हरदम ज्यादा हावी रहता है मन की। कई बार आप वो काम करते हैं जो आपको करना नहीं चाहिए, पर क्योंकि आपको लगता है ये सुविधा मिलेगी, ये काम कर लो। तो मुझे जहां तक लगता है फिजिकल फैसिलिटीज की प्रायोरिटी पहले है, फिर आपकी मानसिक फैसिलिटीज आती है, आपका सेल्फ आता है। हाँ जी, फिजिकल फैसिलिटी हमें क्यों चाहिए? हम क्यों जा रहे हैं जॉब पे? क्यों सैलरी चाहिए? फिजिकल फैसिलिटी अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी लग रही है तो किसके लिए, क्यों हम फिजिकल फैसिलिटी चाह रहे हैं? बिना जाने मैम, बिना जाने हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज के पीछे भागते हैं। और जी सही बात है दीदी। तो चाहते तो हम सुखी होना है ना? हमारी अगर चाहना को देखें तो हम सुखी होना चाहते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, कुछ बनना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, कोई डेजिग्नेशन चाह रहे हैं, कोई सैलरी चाह रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट चाह रहे हैं, तो वो उसके पीछे अगर मूल चाहना देखे तो सुखी होने की है, जो कि सेल्फ की एक नीड है। हाँ, जो कि सेल्फ की है। और हम उसमें एक पिंजरे की तरह घूमते रहते हैं, जैसे एक चूहा घूमता है और पहुंचते कहीं नहीं है ना? इतनी सुविधाएं तो इकट्ठी हो गई। अगर देखें तो हम सभी के पास, हम सभी अपने में देखें कि सुविधाएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? सुविधाएं बढ़ी है, पर मानसिक शांति कम हो गई है, सुख कम हो गया है ना? तो ये दिखता है। तो ये इसी कंफ्यूजन के कारण कि हम दोनों को अलग अलग देख नहीं पाए। हम शरीर की आवश्यकताओं से ही मैं की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है एक बार पैसा आ गया, एक बार डेजिग्नेशन आ गया, एक बार इंक्रीमेंट लग गया तो मैं सुखी हो जाऊंगी, और ये होता नहीं है। हाँ, और होता नहीं है। ये हम अपने में देख पाते हैं। कभी हमें लगता है कि ट्रेंड तो यही है कि आप मटीरियलिस्टिकली खूब सक्सेसफुल होइए, चाहे आप दुखी हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, चाहे आपको कुछ भी हो, पर आप चाहेंगे यही कि आपके पास पैसा, मटेरियलिस्टिक फैसिलिटीज ज्यादा हुए। भाई ये रियलिटी है मैम। हाँ, रियलिटी को भी देखने की जरूरत है मैम कि रियलिटी क्या है। क्या फिजिकल फैसिलिटी से हम सुखी हो पा रहे हैं? क्या ये वास्तविकता है या कहीं ना कहीं हमारी कंफ्यूजन है? पर अब यही है कि ये अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें अपने में भी, दूसरों में भी। भाई ये हरदम दिमाग में रहे कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई दिस इज द एंड ऑफ एवरीथिंग, इज टू बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। और अगर आप हैप्पी नहीं है, आप सब कुछ है पर यही नहीं है, तब सब बेकार है। ये अवेयरनेस नहीं है मेरे में भी,
लोगों में भी नहीं है। जी हाँ, तो ठीक बात है दीदी, हम इकट्ठे मिलके इसी बात को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जब भी कुछ प्रयास मैं करूं, अगर मुझे कोई सूट ड्रेस चाहिए है ना, तो मेरा पर्पस क्या है? कहीं मैं सम्मान पाने के लिए तो ये फिजिकल फैसिलिटी इकट्ठी नहीं कर रही है ना। मैं खाना किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रही हूँ और फिर मैं उसकी फोटोज डाल रही हूँ, स्टेटस डालती हूँ कि यहाँ गई हूँ, 5 स्टार होटल में हूँ। तो हर बार मैं चेक करूँ कि क्या मैं है ना भौतिक वस्तुओं से मेरी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास तो नहीं कर रही, और क्या ऐसे करने से क्या इसकी कंटिन्यूटी हो पाएगी? तो अपने में ही अवेयर होने की बात है, अपने में ही चेक करने की बात है कि जो हम भौतिक सुविधाओं से सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, सुविधा से सुख पाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उसकी निरंतरता हो पाएगी या वो कुछ क्षण की एक्साइटमेंट ही हो पाती है? ये तो मैम सही है, पर देखिए भोजन हम लोग करते हैं, जब खाना खाते हैं उसके पहले कितना प्रिपरेशन करना पड़ता है। सब्जी ले आइए, ये ले आइए, फिर अच्छे रेशियो में आप उसको बनाइए, फिर 2 मिनट में खा लेते हैं। तो फिजिकल फैसिलिटीज में भी आप पैसे के लिए इतनी मेहनत करिए, फिर वो जो आपको सुख मिलता है खाने का, वो आपको सुख मिलता है वो चीज को गेन करने का, वो भी अलग होता है। उससे मन भी तृप्त होता है, आपका सेल्फ भी तृप्त होता है। तो देखा जाए तो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पूरी तरह से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। और ऐसे रिलेशनशिप में जो खाने से सुख मिलता है, जिसको आप सुख कह रहे हैं, क्या उसकी निरंतरता हो पाती है? अगर आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो क्या आप उसकी निरंतरता हो पाएगी? क्या आप लगातार रसगुल्ले खा के सुखी हो पाएंगे क्या? तो ये जो क्षण बनता है, अगर मैं 10 रसगुल्ला खा लिया तो खुशी तो मिली, अब फिर भूखे होंगे तो फिर खा लेंगे, ऐसे जीवन चलता रहता है। तो फिर इन बिटवीन, वो जब भूखे हुए फिर खा लिया, तो वो जो इन बिटवीन है, तब आप सुखी होना चाहते हैं या नहीं चाहते? रसगुल्ला अगर बीमार नहीं पड़ते मैम तो खुशी ही होते हैं, अगर बीमार नहीं पड़े तब तो खुशी ही मिलती है। जी ठीक है, इसको एक्सप्लोर करते हैं दीदी, इसको चेक करते जाते हैं, अपने में स्वयं में जांचते हैं क्या सुविधाओं से कुछ अच्छा खा के, कुछ अच्छा पहन के, कुछ नई ड्रेस लेके, तो क्या ये सुख की निरंतरता बनी रहती है? ये हम अपने में एक्सप्लोर करते हैं। ठीक रहेगा दीदी? जी 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 बिल्कुल, है ना। तो ये चेक करते हैं कि ये जो खाने की जो भी हमारी पसंदीदा होती हैं, एक बार तो हमें टेस्टी लगती हैं, है ना, और रिक्वायर्ड भी लगती हैं, मुझे आवश्यक भी लगती हैं। फिर थोड़ा और होता है तो मेरा टेस्टी लगना बंद हो जाता है। अगर मेरी 2 रसगुल्ले की कैपेसिटी है तो तीसरे पे मुझे वो टेस्टी नहीं लगता है ना। फिर अगले पे मुझे ना वो टेस्टी लगता है ना वो आवश्यक लगता है। फिर अगर चौथा कोई मुझे दे दे तो इनटॉलरेबल हो जाता है मेरे लिए, है ना, बाहर आने को होता है वो। तो ये जो शरीर की आवश्यकताएं हैं वो तो सामयिक दिखती हैं ना, और वो इनटॉलरेबल हो जाती हैं एक उसकी एक्सेस में, है ना। अगर हम कहीं इसी को कर करके मैं सुखी हो जाऊंगी, इसी को खा खा के हम सुखी हो जाएंगे, तो हम अपने लिए चेक कर सकते हैं क्या उसकी निरंतरता बन पाएगी। ठीक जी, खुला रखते हैं इसको, डिस्कशन को खुला रखते हैं और अपने में जांचते हैं। और जी धन्यवाद जी। सृष्टि जोशी जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। वैसे मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि सेल्फ और बॉडी कोएग्जिस्ट करती है, पर जहाँ हम ये बात करते हैं ना कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कंटिन्यूअस है, और ये हम आजकल हमारा मेजरली टाइम इसके लिए जाता है फिजिकल फैसिलिटी एक्वायर करने के लिए, पर अगर मुझे कंटिन्यूड हैप्पीनेस चाहिए तो आप नहीं देखते कि हम भी जिनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं या जिनकी हम बात मानते हैं, जो हमारे जिनसे हम प्रभावित होते हैं, ये लोग वही होते हैं जिनके पास फिजिकल फैसिलिटी ज्यादा होती है, मतलब जिनके पास ज्यादा पैसा। समाज में अगर आज मैं मेरा कुछ नाम रिस्पेक्ट चाहिए तो मेरे पास एक स्टेटस भी होना चाहिए। आजकल हम उन लोगों को मतलब हम उन लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं जो लोग गरीब होते हैं है ना। तो अल्टीमेटली अगर मेरा कंटिन्यूड हैप्पीनेस एक्चुअली रियली डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ
फिजिकल फैसिलिटी विच माइट बी टेम्पररी बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग नहीं तो मेरे को रियली सुनेंगे क्यों या समझेंगे क्यों या देखना भी क्यों चाहेंगे? हम कितने गरीब लोगों को जानते हैं या मिलते हैं या उनकी बात सुनते हैं, हम उन्हीं लोगों को अपने साथ एक्सेप्ट करते हैं एक सोसाइटी में जो हमारी स्टेटस के होते हैं। तो इसीलिए अगर हम भागते हैं टुवर्ड्स फिजिकल फैसिलिटी तो क्या गलत है, क्यों बुरा है? ये तो एक कंप्लीट सिस्टम का चेंज होना चाहिए कि एक्सेप्टेंस उसको मिले जी जो के पीछे जाए, या जो सही समझ, सही अंडरस्टैंडिंग, हम वैल्यू उनको अगर नहीं देंगे तो कोई पीछे जाएगा, मतलब क्यों क्यों करेगा? फिर पैसा ही कमाएगा ना। जी तो दीदी हम ये चेक करें, आप अपने लिए चेक करें, मैं अपने लिए चेक करती हूँ कि अगर कोई मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरे स्टूडेंट्स मुझे रिस्पेक्ट करें, वो मेरे डेजिग्नेशन से मेरी रिस्पेक्ट करें या फिर मेरे व्यवहार से। आपको क्या लगता है जब तक आपके पास डेजिग्नेशन है तब तक आपकी रिस्पेक्ट हो, या फिर जब वो आपको बाहर भी मिले, जब वो पास आउट भी हो जाए, जब आप उनके टीचर नहीं भी हैं तब भी वो आपकी रिस्पेक्ट करें? तो आप अपने लिए क्या स्वीकारते हैं? आपको क्या ठीक लगता है कि आपके टीचर, आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आपके पास पैसा है, आप बड़ी गाड़ी में कॉलेज आती हैं, आप अच्छी ड्रेस पहनती हैं, है ना, या आपका डेजिग्नेशन अच्छा है? तो आपको अपने लिए क्या ठीक लगता है कि आपकी रिस्पेक्ट किस बेस पे हो? आपके व्यवहार के बेस पे हो? ऑब्वियसली एक्चुअली होना वही चाहिए। मुझे तो यही अच्छा लगेगा कि आज भले मेरे पास कुछ ना हो पर मेरा स्टूडेंट जब मुझे मिले या मेरी बात याद करे तो उसे लगे कि हाँ वो टीचर ने मुझे अच्छा, मैं अपने टीचर को वैसे याद करती हूँ। पर हम सब लोग, सब बच्चों के लिए हम ये जनरलाइज नहीं कर पाते ना, क्योंकि उनको कौन अच्छा लगता है? उनको सलमान खान अच्छा लगता है, वो वैसा ही बनना चाहते हैं, वो मेरे जैसा टीचर नहीं बनना चाहते हैं। हाँ, तो अभी हम ये सम्मान और अच्छा लगना, है ना, इसको जैसे जैसे हम भावों पे चर्चा करेंगे, सम्मान है क्या, है ना, उसकी भी बात करेंगे। तो अच्छे कपड़े पहन के बड़ी गाड़ी में मैं ध्यान तो आकर्षित कर पाऊंगी दूसरे लोगों का, बट सम्मान वो मेरा कर रहे हैं या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। वो ध्यान तो हो सकता है, और हम एक्चुअली उनको ऐसे ट्रेन भी इसी तरीके से स्टूडेंट को करते हैं ना कि आप अगर अच्छा पढ़ेंगे, जब अच्छा आप पैसा कमाएंगे, जब अच्छा आप घर गाड़ी कर पाएंगे, जब अच्छी शादी हो पाएगी, जब आप वैसे सलमान खान स्टेटस आप ला पाओगे। हम कभी उनको बोलते ही नहीं ना कि आप हमारे जैसे मास्टर बनो। जी, तो बात तो दीदी समझ की, बात तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। जी, तो बात ये है कहीं ना कहीं हम भी जाने अनजाने में अपनी प्रायोरिटी को सुविधा ही बना चुके हैं, समझ और संबंध को हमने भी, है ना, उसमें से निकाल दिया है। तो फिर मेरी, जब मैं खुद इस प्री कंडीशनिंग में जी रही हूँ, खुद मेरी मान्यता ऐसी है, तो हम आगे भी बच्चों को यही मान्यता दे रहे हैं कि आपको, है ना, तो कि जो भी करना है वो फिजिकल फैसिलिटी के लिए ही करना है, पैसा ही सब कुछ है, कैसे भी पैसा कमाना है ना। तो मेरी खुद की मान्यता जब ऐसी होगी, ऐसे ही मैं मान्यता जाने में अनजाने में परोसती जा रही हूँ। एजुकेशन में मैं हूँ, इतने बच्चे मेरे जीने को देखते हैं, खुद की मेरी ये है, वही मैं इनडायरेक्टली उनको भी देती जा रही हूँ। तो इसीलिए तो ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम टीचर लोग ये बात को समझ जाएं, है ना, कि समझ, संबंध, सुविधा तीनों ही इम्पोर्टेंट है। विकास का मतलब सिर्फ सुविधा का विकास नहीं है, समझ का विकास, मेरे संबंधों का विकास होना, फिजिकल फैसिलिटी का भी विकास होना। तो अगर हम समझ जाएंगे तो हम बच्चों को भी हेल्प कर पाएंगे। ट्रू, हाँ, सही बात, यही मैं जी, बढ़िया, थैंक यू। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। तो एक्टिविटीज की बात करते हैं। तो मेरी एक्टिविटीज जो है वो इच्छा, विचार, आशा है, यानी कि कल्पनाशीलता। जो सेल्फ के अंदर क्रिया चल रही है वो डिजायर, थॉट, एक्सपेक्टेशन है। कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं, कुछ ना कुछ इच्छा चल रही है, कुछ ना कुछ आशा चल रही है। इसको हम इकट्ठा कह रहे हैं कल्पनाशीलता। और कल्पनाशीलता निरंतर है क्या? कभी भी कल्पनाशीलता रुक जाती है क्या? क्या लगता है, ये जो कल्पनाशीलता चल रही है वो रुकती है कभी या निरंतर है? जो विचार चल रहे हैं, जो इच्छाएं चल रही हैं, क्या लगता है, इमेजिनेशन हमारी हमेशा चलती रहती है या टेम्परेरी है ना? तो संध्या जी, विनीता जी लिख रहे हैं कि तो कंटिन्यूस है।
और शरीर की अगर क्रियाओं को देखते हैं तो ईटिंग, वॉकिंग, खाना पीना, उठना बैठना, चलना, और ये समय के साथ टेम्परेरी दिखती है ना। हम वॉक पे जाते हैं, कुछ देर बाद शरीर थक जाता है तो हम शरीर को बैठने का, है ना, आराम देने का निर्णय लेते हैं। तो जो शरीर की एक्टिविटीज हैं वो टेम्परेरी। क्या लगता है आपको, कोई भी शरीर की एक्टिविटी निरंतर लग रही है तो आप चैट में लिख सकते हैं। ईटिंग, वॉकिंग टेम्परेरी है ना। क्या कोई भी क्रिया शरीर की निरंतर है? आप चेक कीजिए। हार्ट बीट, जी, ब्रीदिंग, और बता सकते हैं जिनको कोई और भी एक्टिविटी निरंतर लग रही है। जी, थिंकिंग है, जो थिंकिंग है वो सेल्फ की एक्टिविटी है ना। तो ब्रीदिंग बोल रहे हैं, अगर ब्रीदिंग निरंतर है तो अगर ध्यान से देखें ना तो ब्रीद इन कर रहे हैं फिर ब्रीद आउट कर रहे हैं। क्या हम कंटिन्यूअसली ब्रीद इन कर सकते हैं? क्या कंटिन्यूअसली ब्रीद इन हो सकता है या कंटिन्यूअसली ब्रीद आउट कर सकते हैं? तो ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसमें कुछ गैप है। उसी तरह हार्ट बीट में भी देखें तो हार्ट की पंपिंग हो रही है, हार्ट मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड हो रहे हैं। हाँ, ब्रीद इन एंड आउट वो जो है वो रेगुलर हो रहा है ना। ब्रीद इन कंटिन्यूस नहीं हो रहा, ब्रीद आउट कंटिन्यूस नहीं हो रहा। तो ये बारंबारता में हो रहे हैं और बीच में कुछ गैप दिखता है ना। और हार्ट की पंपिंग में भी ना, हार्ट मसल की पंपिंग में भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ये दिखता है। तो ये साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक है बट कंटिन्यूस नहीं है। ब्रीद इन क्या कर सकते हैं कंटिन्यूस? जी, तो थिंकिंग जो है वो मेरी क्रिया है, वो सेल्फ की क्रिया है और वो निरंतर है, ये हम चेक कर सकते हैं। फिर रिस्पांस की बात करें हैं तो रिस्पांस जो है वो शरीर का रिस्पांस पहचानना और निर्वाह करना है और ये डेफिनेट है। देखिए, अगर आप शरीर के अंदर फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश जूस, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स डालते हैं तो शरीर का रिस्पांस एक तरह का आता है। पर अगर शरीर के अंदर कुछ टॉक्सिन्स डालते हैं, कुछ इस तरह का मटेरियल डालते हैं जो टॉक्सिक है तो एक तरह का रिस्पांस आता है। तो शरीर का जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो जो शरीर का रिस्पांस है वो डेफिनेट है। अगर इसमें फ्रेश फ्रूट्स डालेंगे तो एक तरह का रिस्पांस देगा, अगर टॉक्सिक मटेरियल डालेंगे तो एक तरह का रिस्पांस देगा। जैसे एक नीडल है, अगर नीडल शार्प है ना, एक सुई है वो तीखी सुई है, वो शरीर के कांटेक्ट में आती है तो शरीर के अंदर चली जाती है, स्किन के अंदर वो चली जाती है। बट अगर वो रबड़ की सुई है या फिर वो थिक नहीं है, वो शार्प नहीं है ना, शार्प नहीं है, तो वो शरीर के अंदर नहीं जाती है। तो जो शरीर का पहचानना और निर्वाह करना वो डेफिनेट है। जो शरीर है वो दूसरी इकाई के साथ अपने संबंध को पहचानता है। नीडल के साथ अपने संबंध को पहचाना, अगर वो तीखी है तो वो अंदर चले गई, उसके साथ वैसा निर्वाह हुआ। तो शरीर का पहचानना, निर्वाह करना डेफिनेट है। और जो मेरा है, जो सेल्फ का रिस्पॉन्स है, वो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। तो मेरा पहचानना और निर्वाह करना मेरे मानने पर डिपेंड करता है। अब आपके सामने कोई पर्सन नीडल लेके खड़ा है और वो आपको नीडल चुभोना चाहता है, नीडल, है ना, तो आप उसको अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे? क्या लगता है? आपके सामने एक व्यक्ति है ना, वो आपको नीडल चुभोना चाह रहा है तो आप उसको अलाउ करेंगे? यस और नो? जी,
तो मोस्टली नो लिख रहे हैं और सृष्टि जी लिख रहे हैं डायबिटीज टेस्ट के लिए करेंगे। तो अगर वो डॉक्टर ही नहीं है तो अलाउ करेंगे अगर उसको, है ना। तो ये दिखता है कि जो मेरा पहचानना और निर्वाह करना है वो मेरे मानने पे है। अगर मैंने सामने वाले व्यक्ति को डॉक्टर मान रखा है तो मैं उसको अलाउ करूंगी। अगर मैंने उसको पागल मान रखा है तो मैं उसको अपने शरीर में वो नीडल, है ना, के लिए अलाउ नहीं करूंगी। तो मेरा जो पहचानना और निर्वाह करना है वो मेरे मानने पे डिपेंड करता है। मैं उसको डॉक्टर के रूप में पहचानती हूँ तो वैसा ही निर्वाह करती हूँ। मैं उसको, है ना, जैसे पहचानती हूँ मैं सामने वाले को वैसा ही निर्वाह करती हूँ। तो मेरा पहचानना और निर्वाह करना मेरे मानने पे डिपेंड करता है। पर जो मेरा मानना है ना, अगर वो जानना के आधार पर नहीं है तो वो बदलता रहता है। तो जानना जो है वो कभी बदलता नहीं है, नोइंग कभी बदलती नहीं, नेचुरल एक्सेप्टेंस कभी बदलती नहीं ना। मैं सुखी होना चाहती हूँ, ये मेरी सहज स्वीकृति है, ये कभी बदलती नहीं। मैं संबंध के भाव में जीना चाहती हूँ, ये मेरी सहज स्वीकृति है, ये कभी बदलती नहीं। तो जब जब मेरा मानना मेरे जानने के आधार पर हो पाता है तो मेरा पहचानना और निर्वाह करना जो है वो डेफिनेट हो पाता है। अभी हमारा मैक्सिमम पहचानना और निर्वाह करना अगर हम चेक करें तो वो मानना पर डिपेंड करता है। अगर तू सामने वाले को अपना मानती हूँ तो उसके साथ मेरा पहचानना निर्वाह करना एक तरह का होता है। अगर उसको विरोधी मानती हूँ तो उसके साथ मेरा पहचानना निर्वाह करना एक तरह का है। अगर मैं ये देखती हूँ कि मेरी सहज स्वीकृति तो संबंध में जीने की है, जब संबंध का भाव मुझ में सुनिश्चित होता है तो मैं सुखी होती हूँ, चाहे वो सामने वाला कोई भी हो। तो जब जानना के आधार पर मेरा मानना होता है तो फिर पहचानना और निर्वाह करना वो निश्चित हो पाता है। तो नोइंग क्या है? सही समझ, वास्तविकता को वैसा ही देख लेना जैसी वास्तविकता है। और अज्यूमिंग, एक्सेप्टिंग, तो मानना मेरा जानने के आधार पर भी हो सकता है और बिना जाने भी हो सकता है। और रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानना, दूसरी इकाई के साथ अपने संबंध को पहचानना। और फुलफिलिंग यानी उस रियलिटी के साथ निर्वाह करना। तो ये दिखता है कि जो पहचानना और निर्वाह करना शरीर का निश्चित है, पर मेरे पास चॉइस है। तो अगर मेरा मानना जानने के आधार पर हो जाता है तो निश्चित हो जाता है, पर अगर मेरा मानना बिना जाने हो रहा है तो फिर मेरा जो बिहेवियर है वो बदलता रहता है। फिर मेरा पहचानना निर्वाह करना बदलता रहता है। तो अभी अगर हम देखें तो हमारा जितना जीना हो रहा है वो ज्यादातर जीना तो हमारा नोइंग के बिना ही हो रहा है। हम अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग के बेस पे जीते हैं। इसी संदर्भ में एक घटना ध्यान में आती है। तो एक मेरे फ्रेंड थे जिन्होंने मेरे साथ ही बीटेक की है और वो बैंगलोर में जॉब करते थे। अच्छी आईटी कंपनी में उनका बढ़िया पैकेज था और अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ बैंगलोर में थे। वाइफ भी वर्किंग थी और बहुत बढ़िया से वो जी रहे थे। तो एक दिन मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि मैंने ना आज न्यूज़पेपर में पढ़ा, तो वो जो स्टूडेंट हमारे साथ क्लास में था और पढ़ने में ठीक ठाक सा था, उसने तो अमेरिका में बहुत बड़ा बिजनेस खोल लिया है। उसका तो फर्स्ट 5 टॉप मोस्ट कंपनीज में उसकी कंपनी का नाम आ रहा है। और देखो ना, हम तो यहाँ पे इंडिया में बैठे हैं, तो हमें भी वहां ही जाना चाहिए। कहते कि मैं अपनी पत्नी के साथ भी मैंने प्रस्ताव को रखा है और मैं तो वहीं जाऊंगा और मैं भी अपना ही बिजनेस खोलूंगा। तो वो ऐसा मेरे से डिस्कशन किया और फिर कुछ दिन बाद बताया कि ऐसे मैंने अपनी पत्नी को मना लिया है और हम जा रहे हैं।
जबकि पत्नी उनकी जो थी वो कह रही थी कि हम अच्छे सेटल्ड हैं, अच्छा पैकेज है, बच्चे भी बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं और हमें क्यों जाना है, बट फिर भी कैसे ना कैसे वो मना के और चारों लोग वहां चले जाते हैं और वहां वो खूब मेहनत करते हैं और अपना बिजनेस खोलते हैं। काफी समय लगता है उनको बिजनेस एस्टेब्लिश करने में। तो एक दिन वो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किसी बड़ी कंपनी के मालिक की वहीं पे चेयर पे बैठे हुए हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई और वो देखते हैं कि ये वही फ्रेंड था, वही दोस्त था जिसको देख के वो यहाँ पे आए थे। वो एकदम से उनमें इतनी कॉन्ट्राडिक्शन चलने लगती है, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं और अपनी वाइफ को कहते हैं कि हम तो इंडिया में ही ठीक थे, ये देखने के लिए हम यहाँ आए थे, ये मेरा एंड होगा। इस तरह वो बहुत परेशान हो जाते हैं और कैसे ना कैसे फिर से वो अपनी पत्नी को बहुत मना के और फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। तो अब बच्चे भी, क्योंकि बच्चों को समय नहीं दिया, बच्चे भी इतनी एडिक्शंस में चले गए हैं, है ना, खुद भी डिप्रेशन में चले गए हैं, पूरी ऐसी कंडीशन हो गई है फैमिली की। तो ये दिखता है कि कई बार हम अपनी ही मान्यताओं के कारण अपने लिए भी समस्या खड़ी कर लेते हैं और अपने आसपास वालों के लिए भी समस्या खड़ी कर लेते हैं। तो हम अपने में देखें, अपने में जांचें कि कहीं हमारे साथ भी यही तो नहीं हो रहा, कहीं हम भी अपनी मान्यताओं के कारण, है ना, समस्याओं में तो नहीं फंसते जा रहे। तो जब ये मेरा जीना प्री कंडीशनिंग के आधार पर होता है, मान्यताओं के आधार पर होता है, बिना जाने होता है, तो ये मान्यताएं मेरी बदलती रहती हैं। कभी मेरी मान्यता होती है कि बाहर जाके बिजनेस करना ही, है ना, वही बड़ी बात है, वही सही है। कभी मुझे कुछ लगने लगता है, कभी मुझे कंपनी में जॉब करना ठीक लगता है। तो ये मान्यताओं के आधार पर जब मेरा जीना होता है तो मेरा कंडक्ट इंडेफिनिट रहता है, मेरा बिहेवियर बदलता रहता है, मेरा आचरण निश्चित नहीं रहता। अब इसका सल्यूशन क्या है? तो समाधान तो जानना है। तो जानना कैसे होगा? स्वयं में जांच परख करके, है ना, अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर मैं जांचूं और फिर जी के देखूं, हर प्रपोजल को मैं देखूं कि क्या मुझे सहज स्वीकार्य है और फिर उसको जीने में लेके आऊं, है ना। तो ऐसे करने पे मेरी जो मान्यताएं हैं ना, वो जानने के आधार पर हो पाएंगी, तो मान्यताएं डेफिनिट हो पाएंगी, तो मेरा आचरण भी निश्चित हो पाएगा। और ये पॉसिबल कैसे दिखता है? तो ये शिक्षा संस्कार से ही पॉसिबल दिखता है। तो हम अपने में देखें कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स का कारण कहीं हमारी मान्यताएं तो नहीं है? क्या हमारा जीना भी कहीं इस छोटे गोले में तो नहीं हो रहा, है ना। सल्यूशन क्या है? सल्यूशन तो इस बड़े गोले में, नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग। अभी तो हमारा बहुत सारा कि सभी ऐसे कर रहे हैं, वो भी ऐसा करता है ना। तो ये सारा हमने बहुत सारा मान रखा है। आपसे बात कर लेते हैं और यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन भी ले लेते हैं। जी सतीश कुमार जी। जी सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार फ्रॉम यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मसरा। मेरा मानना है, मैं अभी तक सुबह से डिस्कशन सुन रहा था और चाह भी रहा था कि अपने विचार को रखूं। तो मेरा मानना है कि जो अभी हम लोग मैं और शरीर पे जो बात कर रहे थे, तो चूंकि हम लोग कितना भी चाह ले, लेकिन हम लोग रह रहे हैं भौतिक युग में। तो यहाँ पे क्या है कि हम में इंडिविजुअली जो है शरीर या फिर मैं, ये सेपरेटली जो है हम लोग जी नहीं पाएंगे। इन दोनों में जो है सामंजस्य स्थापित करके ही हम लोग को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर केवल मैं की बात करूं तो उसके लिए फिर जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि हुआ करते थे,
उनको कुछ नहीं था, वो भौतिक युग से कोई मतलब नहीं था, और वो जो है कंदराओं में जा करके जो है अपना जीवन, और खुश थे, सुखी थे, हर वक्त खुश थे। लेकिन जब आज के डेट में हम लोग भौतिक युग में जी रहे हैं, तो हमारी जो है भौतिक आवश्यकताएं भी हैं, और उन आवश्यकताओं के साथ साथ मैं जीना होगा हम लोगों को, क्योंकि केवल भौतिक आवश्यकताएं जो है हमको पूरी तरह से खुश रख सके, हम उसमें हैप्पीनेस को अचीव कर पाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करके अगर हम लोग चले तो डेफिनेटली जो है एक अच्छा लाइफ जो है हम लोग लीड कर पाएंगे। धन्यवाद। जी बढ़िया भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों की आवश्यकताओं को ही पूरा करना जरूरी है। अगर हम देखें तो हमारी कल से जो डिस्कशन हो रही है कि समझ, संबंध, सुविधा, तो ये दिखता है कि समझ, संबंध जो है वो मेरी आवश्यकताएं है, जो सुविधा है वो शरीर की आवश्यकताएं हैं। तो दोनों की आवश्यकताओं को ही पूरा करना बनता है, यही बात हो रही है। तो हम अपने में चेक करें कि क्या हम दोनों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं ना? जी जी जरूर, धन्यवाद। बड़ी जी धन्यवाद जी। योगेश्वरी हरदास जी, जी योगेश्वरी जी आपके पास माइक है। हिमानी कादम जी। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग मैम। वी रिक्वायर लाइक रिक्वायरमेंट्स, मतलब दोनों की जो आवश्यकता है, सोल की भी, मतलब सेल्फ एंड बॉडी। लेकिन जो फिजिकल फैसिलिटी है, लाइक मैं अपने लेवल पे अगर जरूरी है, एक है चाहत, जो फिजिकल मटेरियल जब हम खरीदते हैं वॉट एवर इट में भी, एक है चाहत और एक है जरूरत। अगर उसकी जरूरत है देन वी टेक इट, दैट्स अ सिंपल लॉजिक आई अप्लाई इन माय लाइफ। एंड इसकी वजह से अननेसेसरी जो एक्स्ट्रा मटेरियल थिंग्स डजंट कम इन होम, और जितनी रिक्वायरमेंट है मतलब अपने घर की और खुद की उतना ही लेके आई थिंक वी कैन हैव दिस कंबाइन, मतलब हम दोनों की रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली कंप्लीट कर सकते हैं। जी जी बढ़िया दीदी, ठीक बात है। हम जो भी ले उसका पर्पस देखें कि इसका पर्पस क्या है ना, उसके अकॉर्डिंग की शरीर को कवर करना है इसलिए कपड़ा चाहिए या फिर सम्मान पाने के लिए चाहिए, तो ये ध्यान में रहे कि ये जो कपड़ा है वो शरीर के प्रोटेक्शन के लिए है, और क्या मेरे पास ये आवश्यक ऑलरेडी है या मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा हम चेक करें ना। आवश्यकताएं तो दोनों की पूरी करनी है, पर ये कंफ्यूज ना हो जाए कि सम्मान के लिए हम सामान लें, है ना। यस यस, दैट इज द पॉइंट। यस, हाँ, इतना हमारे ध्यान में बना रहे। बढ़िया, थैंक यू जी। मिस्टर पाटिल मित कुमार जी। हाँ, पटेल मित कुमार, मेरा नाम मित कुमार है। मैं गुजरात से केजेटी कॉलेज से बोल रहा हूँ। अभी तुमने मैडम जो अभी पढ़ा है वो अच्छा है। अभी हम सब लोग जिंदा रहने में जी रहे हैं, किसी को जीना आता नहीं है। जीना आ जाएगा तब हमारी लाइफ बहुत अच्छी तरह से चली जाएगी। सबको हमको जीना सीखने में ही मजा है। अभी अभी हम सब लोग जिंदा रह रहे हैं, तो फिजिकल फैसिलिटी है जो वही पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं हम सब लोग। जी जी बढ़िया भैया, तो थैंक यू मैडम। अगर सिर्फ फिजिकल फैसिलिटी पे ही हमारा केंद्र है तो एक तरह वो जिंदा रहना ही है, और जीने का मतलब कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए काम करना। तो समझ, संबंध, सुविधा तीनों के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ लेते हैं। तो अभी तक जो चर्चा हुई कि ह्यूमन बीइंग इज कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ एंड बॉडी, मानव मैं और शरीर का सह अस्तित्व है, और जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो सुख है जैसे कि सम्मान, और वो समय में निरंतर है, और क्वांटिटी में वो क्वालिटेटिव है। जो मेरी आवश्यकताएं हैं वो मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाती हूँ, वो गुणात्मक है, वो भाव है। और वो पूरा कैसे होती हैं? मेरी आवश्यकताओं पूरी तो सही समझ और सही भाव से होती है ना। और शरीर का हमने देखा तो शरीर की आवश्यकता सुविधा है जैसे कि सम्मान, भोजन, पानी, कपड़ा। और ये दिखता है कि शरीर की आवश्यकताएं समय के साथ टेम्परेरी हैं। हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करते हैं, प्यास लगती है तो पानी पीते हैं, पर हर समय हम खाते नहीं रहते, हर समय, हर पल, हर क्षण हम पानी नहीं पीते रहते।
पर सुखी तो उसके बीच में भी होना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट लंच के बीच में भी सुखी होना चाहते हैं। और क्वांटिटी में देखते हैं तो ये जो मेरी आवश्यकता, शरीर की आवश्यकताएं हैं, वो मात्रात्मक हैं, वो सीमित मात्रा में है। भोजन को भी मैं क्वांटिफाई कर पाती हूँ, इतना भी मैं देख पाती हूँ कि मेरी फैमिली के लिए 1 महीने के लिए कितना जो है वो आटा चाहिए होगा, कितनी दाल चाहिए होगी, तो हम इसको क्वांटिफाई कर पाते हैं। और पूर्ति कैसे होती है, तो मेरी आवश्यकता सही समझ सही भाव से होती है, और शरीर की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है। और क्रियाओं की हमने बात की, तो मेरी क्रिया कल्पनाशीलता है, इच्छा विचार आशा है, और वो निरंतर है। कल्पनाशीलता हर समय, हर पल, हर क्षण, जब हम सोते हैं तब भी ना वो चलती ही जाती है, वो निरंतर है। पर जो शरीर की क्रिया है, उठना बैठना, खाना पीना, चलना, तो वो टेम्परेरी है, वो सामयिक है। फिर रिस्पॉन्स की बात की, तो मेरा रिस्पॉन्स जो है वो जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना है। मेरा पहचानना और निर्वाह करना मेरे मानना पे डिपेंड करता है ना, और मानना मेरा बदलता रहता है जब तक वो जानना के आधार पर नहीं होता। और जब जानना के आधार पर मेरा मानना होता है, तो फिर पहचानना और निर्वाह करना डेफिनेट हो जाता है, वो निश्चित हो जाता है। पर शरीर का जो पहचानना और निर्वाह करना है वो डेफिनेट है, वो निश्चित है। जैसे कि मेरे ना एक प्लेट है जिसमें जंक फूड पड़ा है, दूसरी प्लेट है जिसमें कि स्प्राउट्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, तो ये मेरे मानने पे डिपेंड करेगा कि मैं दोनों में से कौन सी प्लेट को चूज करती हूँ। तो मुझ में मानना है, अगर मैंने जंक फूड को अच्छा मान रखा है, मेरे शरीर के लिए अच्छा है, ऐसा मैंने मान रखा है ना, तो मैं एक को चूज करूंगी। अगर मैंने स्प्राउट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स को, है ना, ये जाना है मैंने, तो मैं उसको चूज करूंगी। तो मेरे पास ऑप्शन है, मेरा पहचानना और निर्वाह करना मेरे मानने पे डिपेंड करता है। पर एक बार दोनों में से जो भी मेरे मुंह के अंदर चला गया, तो शरीर उसके साथ जो भी पहचानेगा, निर्वाह करेगा, वो डेफिनेट होगा ना। तो मेरे पास जो है वो चॉइस है, वो चॉइस मेरे मानना पे डिपेंड करती है। कौन सी प्लेट को चूज करना है वो मेरे मानना पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरा मानना मेरे जानने के आधार पर होता है, तो फिर वो निश्चित हो पाता है। तो क्योंकि मेरे में मानना और जानना की प्रक्रिया है, तो मैं एक चैतन्य इकाई हूं और शरीर एक जड़ इकाई है। तो जो चैतन्य की आवश्यकता है वो निरंतर सुख है, और वो सही समझ और सही भाव से पूरी होती है, वो चैतन्य की क्रियाओं से ही पूरी होती है। जो चैतन्य की आवश्यकता है वो चैतन्य की क्रियाओं से ही पूरी होती है। और जो मटेरियल की आवश्यकता है, शरीर एक मटेरियल यूनिट है, तो मटेरियल की आवश्यकता भौतिक रासायनिक वस्तुओं से पूरी होती है, यानी कि मटेरियल से ही पूरी होती है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि ये जो सुविधा है वो शरीर के पोषण, संरक्षण और सदुपयोग के लिए है। अगर सुविधा का भी हम पर्पस देखें ना, तो सुविधा का पर्पस इतना ही है कि शरीर का पोषण, शरीर का संरक्षण और शरीर का सदुपयोग हो पाए, उसी के लिए सुविधा है। तो अभी अगर हम आज की अपनी स्थिति देखें ना, जैसे स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन आया था कि दोनों को अलग अलग क्यों समझना है, तो अभी की स्थिति हमारी ये है कि हमने मैं बराबर शरीर मान लिया है, कि मैं ही शरीर हूं, कि ह्यूमन बीइंग जो है वो शरीर ही है। तो जब ऐसा हम मान लेते हैं कि मैं शरीर ही हूं, तो जो मेरी आवश्यकता, सेल्फ की आवश्यकता समान है और वो निरंतर है, तो मैं वो शरीर की आवश्यकताओं से ही पूरा करना चाहती हूँ, मैं सुविधाओं से ही पूरा करना चाहती हूँ। जब मैं ये नहीं देख पाती कि शरीर के प्रोटेक्शन के लिए कपड़े हैं, आप बताइए कि शरीर के प्रोटेक्शन के लिए अगर कपड़े हैं, तो क्या हम तय कर सकते हैं कि हमें
एक साल या एक महीने में कितने कपड़े चाहिए, क्या ये तय हो सकता है? अगर मुझे पर्पस ध्यान में रहे कि शरीर का प्रोटेक्शन करना है इसलिए कपड़ा पहनना है, तो क्या हम क्वांटिफाई कर पाएंगे कि कितने कपड़े गर्मी के मौसम में चाहिए, कितने सर्दी के मौसम में चाहिए? क्या पर्पस को ध्यान में रख के क्या हम कपड़े क्वांटिफाई कर सकते हैं कि कितने कपड़े मुझे एक साल में चाहिए? हाउ मेनी पेयर ऑफ क्लोथ्स आई नीड फॉर 1 ईयर? क्या लगता है, क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? जी, तो चैट बॉक्स में रिस्पांस आ रहा है कि हाँ, अगर पर्पस ध्यान में रहता है, अगर ये ध्यान में रहता है कि शरीर के प्रोटेक्शन के लिए कपड़े हैं तो हम डिसाइड कर पाते हैं। पर अगर सम्मान के लिए कपड़े हैं, रिस्पेक्ट के लिए कपड़े हैं, जब ये कंफ्यूजन हो जाता है तो क्या हम डिसाइड कर पाते हैं? सम्मान तो हमें हर पल हर क्षण चाहिए, तो फिर तो हर पल हर क्षण थोड़ी थोड़ी देर बाद नई ड्रेस चाहिए, है ना? हम लेक्चर लेते हैं तो हमें अगर सम्मान हमें कपड़ों से लेना है तो मुझे तो हर लेक्चर में नए कपड़े चाहिए, क्योंकि सम्मान तो मुझे हर लेक्चर में चाहिए। क्या लगता है? तो जब हम पर्पस को देख पाते हैं कि जो कपड़े हैं वो शरीर की प्रोटेक्शन के लिए है, तो मैं डिसाइड कर पाती हूँ कि इतने कपड़े चाहिए। पर जब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि शरीर और मैं एक ही मान लेती हूँ, तो सम्मान के लिए कपड़े चाहिए तो मैं तय नहीं कर पाती। सम्मान के लिए गाड़ी चाहिए तो गाड़ी बदलनी पड़ती है थोड़ी देर बाद, वो मॉडल पुराना हो जाता है, उससे सम्मान नहीं मिल रहा। अगर शरीर के सदुपयोग के लिए गाड़ी चाहिए तो मैं तय कर पाती हूँ। अगर शरीर के प्रोटेक्शन के लिए घर चाहिए तो कितने कमरों वाला घर चाहिए मैं तय कर पाती हूँ, अपने लिए भी अपने परिवार के लिए भी। पर अगर सम्मान के लिए घर चाहिए तो कितने कमरे चाहिए वो तय नहीं हो पाता। क्या ये बात ठीक लग रही है? हम अपने में एक्सप्लोर कर सकते हैं, अपने में जांच सकते हैं। तो ये जो मेरी आवश्यकता निरंतर है और उसको मैं शरीर की आवश्यकताओं से पूरा करने का प्रयास करती हूँ, तो मुझे ये सुविधाओं की आवश्यकता अनलिमिटेड लगने लगती है। मुझे लगता है मेरी अलमारी कपड़ों से भरी रहती है, फिर भी मुझे और कपड़े चाहिए। तो मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती, क्योंकि मैं और शरीर को कंफ्यूज कर दिया, दोनों को एक ही मान लिया। तो मैं मेरी आवश्यकताओं को शरीर की आवश्यकताओं से पूरा करने जाती हूँ तो मुझे सुविधाएं असीमित लगने लगती हैं, और फिर मैं सुविधा संग्रह में लग जाती हूँ, क्योंकि सुविधा संग्रह तो असीमित चाहिए मुझे। और फिर भी मुझ में भाव जो रहता है वो दरिद्रता का रहता है। मुझे लगता है